विश यू द बेस्ट ऑफ द मॉर्निंग। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान में। आपके साथ मैं हूं प्रिया। यदि आप योद्धा हैं तो आपको प्रहार सहने होंगे। यदि आपको तैरना सीखना है तो आपको जल में प्रवेश करना ही होगा। और पाँव में छाले उनके ही पड़ते हैं जो लगातार चलते रहते हैं। यानी आप कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, आपको लगातार कर्म करते रहना होगा। और उस कर्म करने के क्रम में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना होगा और उसके लिए खुद को मजबूत भी बनाना होगा। कर्म की प्रधानता हमेशा से दर्शाई गई है। चाहे हम विश्व के किसी देश में चले जाएं, वहाँ कर्म की प्रधानता की बात की गई है। और ऐसे ही हमारे देश में भी एक महान विभूति हुए थे, आचार्य विनोबा भावे। उनके विचार से हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं अनमोल वचन। मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम बहुत कुछ जानेंगे, सीखेंगे। फिल्मों के बारे में, टेलीविज़न के बारे में, मीडिया के बारे में, जनसंचार के बारे में। उनका परिचय मैं करवाऊँ आपको तो ये भारत के कई ऐसे प्रमुख संस्थान में डायरेक्टर के पद पर रह चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। उनमें से कुछ जो इंस्टीट्यूट्स है, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी। तो फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है फिल्म और टेलीविज़न को लेकर के। इसके साथ साथ इन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है विदेशों में जा कर के। और जो अवार्ड सेरेमनीज़ होती हैं बहुत सारी, वहाँ भी एज अ ज्यूरी मेंबर वो जा चुके हैं। और अभी फ़िलहाल मैं बात करूँ तो वो डायरेक्टर हैं स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के बिहार में, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में। तो चलिए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं हमारे आज के ख़ास मेहमान, आज के विशेष मेहमान इफ्तिखार अहमद जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम बिहार बिहान में। आप यहाँ पे हैं, बहुत सारी बातचीत होगी हमारी, अलग अलग पहलुओं पे बात हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अगर आपसे जानना चाहूँगी एक सवाल का जवाब, तो ये है कि जिस मीडिया की हम बात करते हैं, जिस हम जनसंचार की बात करते हैं, जिस हम मैस कम्युनिकेशन की बात करते हैं, आप एक्सपर्ट हैं। आप पहले हमें बताएं कि ये आखिर है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए। जहाँ तक मास कम्युनिकेशन का सवाल है, ये ज़िंदगी से जुड़ा हुआ बहुत ही करीब है, ये संचार जिसे कहते हैं जी। क्योंकि जब तक हम किसी बात को कहते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, वो बात हो ही नहीं पाती है। यही एक ज़रिया है जिससे हम अपनी किसी ख्वाहिश को, कुछ करने की चीज़ को हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो कम्युनिकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ भी कर लीजिए, आपको कम्युनिकेट करना है। वो ज़ुबान से हो, वर्ड से हो, इशारे से हो, आँखों से हो। कई बार हम गुस्सा आँख से दिखाते हैं, कई बार हम हाथ से कुछ सिंबॉलिक प्रेजेंट करते हैं जिससे कम्युनिकेशन होता है। तो बहुत तरह से कम्युनिकेशन होता है और वो ज़रूरी है एक आदमी से दूसरे आदमी तक कम्युनिकेट करने के लिए। इवन जानवरों को भी लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं और जानवर भी इंसानों को कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन का तो बहुत बड़ा रोल है। समाज में कुछ करना हो, अपने लिए कुछ करना हो, देश के लिए कुछ करना हो, हर जगह कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंस है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने रेडियो को चुना, आकाशवाणी को चुना कि हम मन की बात लोगों के साथ करेंगे, तो वो कम्युनिकेट कर रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं और लोग उसको सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। बिल्कुल, बात करना ज़रूरी होता है, अपनी बात को रखना ज़रूरी होता है। और हमने देखा है कि जितने भी बड़े बड़े रेवोल्यूशंस हुए हैं पूरे विश्व में, वो कहीं ना कहीं जब लोगों ने जन संवाद शुरू किया है, लोगों के बीच जाकर अपनी बात रखनी लोगों ने शुरू की है, तभी शायद रेवोल्यूशन स्टार्ट हुए हैं। और कोई साधारण व्यक्ति नेता बन पाता है या एक कह सकते हैं गाइड बन पाता है जब वो जनसंचार करना जानता है या संवाद करना जानता है। एक दूसरा सवाल ये है मेरा आपसे, चूँकि आप दूरदर्शन में भी आपने अपना योगदान दिया है, आपने बहुत करीब से दूरदर्शन की कार्य करने की शैली को देखा है। मीडिया इंडस्ट्री जो है, जो कमर्शियलाइज्ड मीडिया इंडस्ट्री है, उसको भी आपने बहुत करीब से देखा है, दोनों को बहुत करीब से आपने देखा है।
तो अक्सर जब हमें पढ़ाया जाता है जनसंचार के बारे में, मास कम्युनिकेशन के बारे में, तो कहा जाता है कि जिसमें जन सरोकार की बात होती है वही जनसंचार होता है। अभी के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो क्या ये बातें अभी तक प्रासंगिक हैं या प्रारूप बदल गया है इसका? देखिए, ये जो मास कम्युनिकेशन या जनसंचार है, ये तो किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आप समाज में तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इलेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, आप घर में अगर 25 लोग बैठे हुए हैं तो वो भी एक तरह का मास कम्युनिकेशन हो गया। आप क्लास में बात कर रहे हैं, वो भी मास कम्युनिकेशन हो गया। जहाँ पे मास हो और उसको कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं किसी चीज़ का, चाहे वो टेलीविज़न के थ्रू, प्रिंट के थ्रू या लाउड स्पीकर के थ्रू, वो सब मास कम्युनिकेशन है। तो मास कम्युनिकेशन का जो महत्व है वो अपनी जगह पे बहुत ही है। अब ये आपका कहना कि वो कैसा हो, वो डिबेट जब से मास कम्युनिकेशन शुरू हुआ है तब से आज तक चल रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं, बहुत सारे सेंसिबल कम्युनिकेशन भी होते हैं, और उसी पे चर्चा आज तक चल रही है। आज तक कोई सॉल्यूशन निकल नहीं पाया है। अब जैसे देखिए, हम फ्लड के बारे में या सैलाब के बारे में लोगों को बताना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम भी आ रहे हैं और वो इस तरह से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है कि जैसे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम स्पॉन्सर जिसने किया है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है कंपेयर टू बाहर जो आई हुई है। तो ये सब मसले हैं, क्योंकि मीडिया जिस तरह से एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रही है, या कॉरपोरेटाइजेशन जिसको कहते हैं हो गया है, तो नेचुरली वो अपनी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, वो अपर हैंड उसी का रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि जिन लोगों तक ये बातें पहुंचाई जा रही हैं वो कितने जागरूक हैं। अगर जागरूक हैं तो फिर उनको बीबीसी की तरह लाइसेंस फीस देना चाहिए सिविल सोसाइटी को, इसलिए बीबीसी बहुत कुछ बोल पाता है, वो किसी कॉरपोरेट हाउस के प्रेशर में नहीं है। दूरदर्शन में भी एक ज़माने में लाइसेंस फ़ीस हुआ करता था, जो ख़त्म कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने ज़िम्मा ले लिया कि पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग हम करेंगे। तो दूरदर्शन में तो फिर भी बहुत सारी बातें जो जनहित में हैं वो मिलती रहती हैं, बिल्कुल। लेकिन प्राइवेट चैनल तो कंज्यूमर की तरह ट्रीट करता है। एक ग्राहक हैं आप, और वो आपको उस तरह से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जो कि पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग में नहीं है। इसीलिए बहुत सारे विशेषज्ञ और स्कॉलर जो आज हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग चाहिए आजकल। और ऐसा नहीं है कि पहले का दौर ही ख़राब था, आज का दौर में और भी प्रॉब्लम है, महामारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को गाइडेंस चाहिए, लोगों को बहुत सारी ऐसे इंफॉर्मेशन चाहिए जिससे वो अपनी ज़िंदगी को सुधार सकें। बिल्कुल। तो महत्व बढ़ता जा रहा है मीडिया का। तो ऐसी हालत में जाहिर है कि कहीं ना कहीं केयर करने की ज़रूरत है सिविल सोसाइटी को। इसीलिए 1995 का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप मीडिया पब्लिक ट्रस्ट होना चाहिए, लोग उसको मैनेज करें और रन करें। तो जाहिर सी बात है उसकी अपनी अहमियत है, क्योंकि जितने भी कॉरपोरेट हाउसेज हैं उनके अपने इंटरेस्ट हैं, तो उनके क्लच से अगर निकालना है। अब जैसे बहुत सारे ऑनलाइन न्यूज़पेपर हैं, चाहे वो वायर हो या स्क्रॉल हो या क्विंट हो, वो पब्लिक फंड कर रही है उसको बहुत हद तक, तो इसकी वजह से वो बहुत कुछ लिख पा रहे हैं। वही अगर कॉरपोरेट हाउस में होता तो शायद उतना नहीं लिख पाते, क्योंकि प्रायोरिटी वहाँ बदल जाती है। बेशक प्रायोरिटी बदल जाती है, लेकिन एक जो मीडिया का रूप स्टार्ट हुआ था वहाँ था कि सिर्फ बात रखी जा रही है, आप उसका आकलन कैसे कर रहे हैं ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन अगर हम अभी के मीडिया का प्रारूप देखें, हम अखबारों की अगर बात करें, कुछ अखबारों को छोड़ करके, कुछ न्यूज़ चैनल्स को छोड़ करके, तो बात ऐसी है कि वहाँ अपना जो विचार है वो सीधे सीधे बोला जा रहा है। और जब मीडिया की पढ़ाई की जाती है, पढ़ाया जाता है, उस वक्त भी कहा जाता है कि अ जर्नलिस्ट हैज़ टू बी अनबायस्ड। आपको सिर्फ बात रखनी है, बताना है, 5 Ws 1 H आपको बताने हैं। लेकिन अब जो है वो प्रारूप बदल गया है, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पर? नहीं, देखिए, मीडिया अभी का जो प्रभाव, जाहिर सी बात है, वो कॉरपोरेट हाउस में जाने के बाद काफ़ी बदलाव हुआ है। एडिटर जो काम किया करता था वो नहीं कर रहा है, अब वो मैनेजर जो है न्यूज़पेपर के या चैनल के, वो अंजाम दे रहे हैं न्यूज़ कैसा होना चाहिए। तो फ़र्क तो आया है, प्रोफेशनलिज्म में फ़र्क आया है, प्रायोरिटी में फ़र्क आया है।
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अभी हो गया है। पहले भी जब मीडिया को ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा गया कि ये तो फोर्थ पिलर है, फोर्थ पिलर, बिल्कुल। लेकिन फौरन उसके कुछ दिनों बाद ही ऑस्कर वाइल्ड ने कहा कि भाई किसने कहा फोर्थ पिलर है, ये तो सब कुछ को खा गया, लेजिस्लेचर को खा गया, जुडिशियरी को खा गया, ब्यूरोक्रेसी को खा गया। और ऐसा नहीं है, ये जो पहला न्यूज़पेपर हिक्की का निकला, बंगाल गज़ेट, उसका जब कुछ उसके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुए वायसराय और ब्रिटिश रूलर के साथ, उसने ख़िलाफ़ में लिखना शुरू कर दिया, उसके वायसराय के ख़िलाफ़, उसकी वाइफ के ख़िलाफ़। वो अल्टीमेटली कोर्ट केस हुआ और फिर ही वाज जेल्ड। तो उस वक्त भी वो ऐसी अश्लील बातें लिखने लगा हिक्की कि वो ओटिस ने अपनी किताब में काफ़ी डिटेल में उसका चर्चा किया है। तो पहले रहा है, लेकिन कम था, ये कम था, बिल्कुल। और उस वक्त फ़ौरन उसके बाद आज़ादी का मूवमेंट शुरू हो चुका था, तो लोग उस स्पिरिट में लिखने लगे। और जो मूवमेंट में इन्वॉल्व थे आज़ादी के, जैसे महात्मा गांधी हुए, अबुल कलाम हुए, उन्होंने अपना जर्नल पब्लिश करना शुरू किया। तो उस वक्त की स्पिरिट ही अलग थी। लेकिन जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो धीरे धीरे वो कॉर्पोरेटाइजेशन मीडिया का बढ़ता गया। इवन उस वक्त भी जो टाइम्स ऑफ इंडिया था, क्योंकि उस वक्त एडिटर डोमिनेट किया करते थे और एडवर्टीज़मेंट वाले उसके अंडर में हुआ करते थे। लेकिन अब वो एडवर्टीज़मेंट ने टेक ओवर कर लिया, एडवर्टीज़मेंट विंग के लोगों ने टेक ओवर कर लिया है न्यूज़पेपर को, एडिटर उसके सबऑर्डिनेट हो गए हैं। बल्कि अभी जो फिक्की की रिपोर्ट आई है इस साल की, वो तो कह रहे हैं अब एडिटोरियल होगा ही नहीं आने वाले दिनों में पेपर में। मीडिया जो है, चाहे वो रेडियो हो, अखबार हो या टेलीविज़न हो, या जो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उभर कर आ रहा है, वहाँ थी कि बातें रखना हमारा काम था, आकलन करना जो व्यक्ति उस खबर को पढ़ रहा है या सुन रहा है उसका काम होता था अपने विवेक के हिसाब से। लेकिन अब जो मीडिया ट्रायल्स हो रहे हैं, वो कोई भी कंट्रोवर्शियल मैटर हो, कोई भी ऐसा क्राइम की कोई न्यूज़ हो, मीडिया ट्रायल स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो उस एक्यूज के जो परिवार वाले लोग होते हैं, जिनके बारे में शायद आसपास के लोग नहीं जानते हैं, या उनके परिवार वालों के बारे में, जो रिश्तेदार हैं उनके बारे में लोग नहीं जानते, उनके बारे में भी लोग जान जाते हैं। उनका इतिहास क्या रहा है, उनका बीता हुआ कल कैसा रहा है, सब कुछ सामने परोस दिया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो अक्यूज़ड है वो बाइज़्ज़त बरी हो जाता है, वो शायद अक्यूज़ मतलब सिर्फ अक्यूज़ है लेकिन प्रूव नहीं हो पाता क्राइम उसका। ऐसे केसेस में उसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो एक क्वेश्चन मार्क पे निर्भर कर जाती है। क्या ये सही दिशा में मीडिया इस चीज़ को लेकर के जा रहे हैं? क्या मीडिया ट्रायल सही है? क्या इसीलिए मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया था? ये जो ट्रायल का सवाल है, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल है। मीडिया टीआरपी के चक्कर में ये सब करती है, और ख़ास करके ये टेलीविज़न चैनल में बहुत है। टेलीविज़न चैनल समझते हैं कि इस तरह से सेंसेशनलाइज करने में या गलत इन्फॉर्मेशन देने में, ड्रामेटाइज करने में हमारी टीआरपी बढ़ती है, ये उनका परसेप्शन है। टीआरपी खुद ही बहुत ही एक टेंटेड धंधा है, बिल्कुल। जो कई बार काफ़ी कुछ चर्चा हो चुकी है, कोर्ट में भी जा चुका है। ये टीआरपी का चक्कर, किस 2 नंबर के धंधे से चैनल वाले अपना टीआरपी ऊपर उठाते हैं। तो एक धंधा तो बिहाइंड द बार या बिहाइंड द कर्टेन है, और दूसरा धंधा है सेंसेशनलाइज करना, ड्रामेटाइज करना, किसी भी इशू को उठा करके उसका ट्रायल करना, जजमेंट दे देना, फेक इन्फॉर्मेशन क्रिएट करना। हालांकि इससे लोग इसको ऐसे ही इंटरटेनमेंट के तौर पे लेते हैं। जितनी भी रिसर्च हुई है, दे डोंट टेक इट सीरियसली। लेकिन हाँ, जो लोग अफेक्टेड होते हैं वो ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं। हालांकि वो वाकई में वो मुलजिम नहीं होते हैं, लेकिन ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं। सड़क पे लोग उंगलियां उठाते हैं कि देखो इसी ने वो किया है, क्योंकि शुरू में लोगों को भी नहीं पता होता है कि हकीकत क्या है। जब कोर्ट से या वाकई में कोई ऐसा वाक़या सामने आता है जिसमें पता चलता है कि गलत फंसाया गया है, तो उस आदमी पे बेकार उंगली उठाई जाती है और बेकार समाज में बदनामी होती है। तो मुझे लगता है कि ये कॉर्पोरेटाइज मीडिया, और ख़ास करके टेलीविज़न जिसके लिए बदनाम है, जिसको बहुत से लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं, और हाँ, अलग अलग तरीके के शब्द अलग अलग नाम दिया है, तो वो बहुत हद तक मुझे जस्टिफाइड लगता है। लेकिन उनको लगता है कि शायद कमाने के लिए ये एक अच्छा है ज़रिया। वो जो एक शेर है कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा।
तो टीवी चैनल वाले इसी पे अमल कर रहे हैं। बिल्कुल। ये कहीं न कहीं जो बेसिक चीज़ें, जो बेसिक बातों को लेकर के जिस मीडिया को स्टार्ट किया गया था, या जो कॉन्सेप्ट था लोगों का, जिन्होंने मीडिया इंडस्ट्री की नींव रखी थी शुरुआती दौर में, पैम्पलेट्स के ज़रिए, टैबलॉइड्स के ज़रिए, उनकी कहीं ना कहीं मंशा जो है अब धीरे धीरे वो जो जिस मोटिव के साथ आगे बढ़े थे, वो कहीं ना कहीं अब बहुत ही दूसरा रूप ले चुका है। आप इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एज अ ज्यूरी मेंबर भी रह चुके हैं। अलग अलग तरह की, अलग अलग भाषाओं की फिल्मों के आपने बहुत करीब से देखा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक कंपैरेटिव नैरेटिव अगर यहाँ पे आप हमें दिखाएं भारतीय सिनेमा और बाकी बाहर के जो सिनेमाज हैं वहाँ का, तो क्या बेसिक डिफरेंस आपको नज़र आएगा? देखिए, इंडिया में जो फिल्में बन रही हैं ज़्यादातर अर्न करने के पर्पज़ के लिए बन रहे हैं, चाहे बॉलीवुड सिनेमा जिसको कमर्शियल फिल्म इंडस्ट्री भी कहते हैं, रीजनल फिल्म में भी बहुत सारी फिल्म बन रही हैं जो एंटरटेनमेंट तो है लेकिन उसमें पर्पस है अर्निंग। और इसीलिए इंडिया में आज तक साइंस फिल्म पे उतना ध्यान नहीं गया है। मैंने बहुत से फिल्म मेकर से बात की कि आप साइंस फिल्में क्यों नहीं बनाते हो, उनका कहना है कि उसमें अर्निंग नहीं है। तो इसका मतलब कि वो लोग, अब ख़ुद हमारे एक मित्र हैं जो एडिटर हैं, तो उनका कहना था कि देखिए हम लोगों का ये पर्पस होता है कि 5 रुपया लगाएं तो 25 रुपया कमाएं। बिल्कुल। तो जहाँ पे कमाई नहीं दिखती है वो काम हम लोग नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी हालत में फ़िल्म का स्वरूप वही होगा जो वो लोग चाहते हैं, जिससे कमाई बढ़े, मतलब एक्शन, ढिशम ढिशम, थोड़ा रोमांस, थोड़ा पॉलिटिक्स, थोड़ा एंटरटेनमेंट, यही सब हो रहा है। लेकिन दूसरी फिल्म इंडस्ट्री को देखें, हॉलीवुड भी कोई बॉलीवुड से कम नहीं है, वो सेम एक ही दर्रे पे चल रहा है। लेकिन यूरोपियन फिल्म को देखें, वहाँ आर्ट फिल्में आज भी, इनफैक्ट वर्ल्ड की लीडिंग आर्ट फिल्म इंडस्ट्री अगर है तो वो यूरोप में एग्जिस्ट करती है। आप शुरू से देख लीजिए, बर्गमैन, तारकोस्की, जिसको जानूसी, जिसको भी उठाइए, एक से एक आर्ट फिल्म। उस लेवल की तो इंडिया में फिल्म नहीं बनी है जिस लेवल की यूरोपियन में आर्ट फिल्में बनी हैं। तो इंडिया में हैं कुछ लोग, जैसे श्याम बेनेगल जी हैं, सईद मिर्ज़ा हैं, जो अभी भी आर्ट फिल्म बनाने में यकीन करते हैं। उन्होंने सीरियल भी जो बनाया है वो बहुत ही आर्टिस्टिक और बड़े हाई क्वालिटी का, इंटेलेक्चुअल लेवल का बनाया है, चाहे श्याम बेनेगल हों या इस तरह के लोग हों। तो वो एक फीलिंग है। तो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि अब जो एक पढ़ा लिखा तबका हिंदुस्तान में फिल्म ऑडियंस है, वो अब ढूंढने लगा है एनरिचमेंट। उसको वो स्टंट वाली फिल्में नहीं चाहिए, तो वो अब अच्छी फिल्मों में देखने में यकीन करते हैं। जैसे अभी शौनक सेन मेरा स्टूडेंट था जामिया में, उसको अभी ऑल दैट ब्रीथ्स, उसको वेनिस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला है। देखिए क्या व्यूइंग उसकी हो रही है। तो हालांकि वो डॉक्यूमेंट्री है, वो इन्वायरमेंटली बेस्ड फिल्म है, लेकिन व्यूइंग ज़बरदस्त है। तो इस तरह की फिल्में भी अब लोग ढूंढने लगे हैं। तो जहाँ भी देखिए इस तरह की फिल्म बन रही हैं, वो काफ़ी देखी जा रही है, क्योंकि एक तबका है जो इंटेलेक्चुअली इनरिच्ड है, वो अच्छी नीट एंड क्लीन एंटरटेनमेंट में विश्वास रखती है और उसी तरह की फिल्में देखना चाहती है। लेकिन दूसरा एक तबका है जो अपने देश से दूसरे देश में चला गया हो, जैसे दुबई चला गया हो, या अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश में चला गया हो, बॉम्बे चला गया, पंजाब चला गया, वो वही भोजपुरी गाने उसको चाहिए, क्योंकि उसका इंटेलेक्चुअल लेवल उस लेवल तक नहीं गया है। अब जैसे अभी मराठी फिल्म इंडस्ट्री जिसने बहुत प्रोग्रेस किया है पिछले, मैंने अपनी नज़रों से देखा है। मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट 87 में ज्वाइन किया था और वहाँ से कोर्स 83 में किया था मैंने। तो उस वक्त फिल्म मेकर जैसे जब्बार पटेल, मोहन आगा शेर, साईं प्रांजपे, PL देशपांडे, इस तरह के लोग थे। तो ड्रामा भी बहुत ज़बरदस्त उन लोगों ने किया, घासीराम कोतवाल, साकाराम बाइडर, फिर फिल्में बनाई, विदुषी जिसको नेशनल अवार्ड ही मिला, सरदार पटेल बनाई इन्होंने, जब्बार पटेल जी ने। फिर उस वक्त तक जब मैं स्टूडेंट था फिल्म इंस्टीट्यूट का 83 में, तो मैं तमाशा देखने गया। मैं समझ रहा था कि सिर्फ भोजपुरी गाने ही वल्गर और फिल्में वल्गर हुआ करती हैं, लेकिन जब तमाशा मैंने पहली बार देखा,
एक ट्रेडिशनल थिएटर में जाके, जो 100 साल से वहाँ पे पुणे में चल रहा था, लक्ष्मी रोड पे। तो मुझे लगा कि नहीं नहीं नहीं, इससे तो भोजपुरी से भी ज़्यादा वल्गर है। दादा कोंडके हुआ करते थे एक्टर, वो हाफ पैंट पहन करके वल्गर डायलॉग बोला करते थे। लेकिन ग्रेजुअली देखा कि इन कुछ लोगों ने मिल करके इतना बड़ा रिवोल्यूशन, तेंदुलकर भी इसमें शामिल है जो बहुत बड़े स्क्रिप्ट राइटर थे, इतना बड़ा चेंज लाया फिल्म में कि आज मराठी फिल्म इंडस्ट्री इंडिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म इंडस्ट्री है। अभी जो कासब फिल्म कुछ 1-2 साल पहले बनी है, वो इन्वायरमेंट पे बेस्ड है, उसको नेशनल अवार्ड मिला है। मोहन आगाशे और इन लोगों ने, सुक्तांकर वगैरह ने मिलकर काम किया है। और वो एक यंग मैन जो मेंटली डिप्रेस हो जाता है और फिर डॉक्टर उसको सजेस्ट करता है कि तुम जाओ सी बीच पे जाओ, तो वहाँ उसकी एक जान पहचान एक साइंटिस्ट लेडी से होती है, जो कासब कहते हैं टर्टल को, एक इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है इंडियन ओशन में, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोटेक्ट करने का स्कीम चला रखा है। वो जाता है और वो इतना इम्प्रेस होता है कासब के स्ट्रगल से कि वो धीरे धीरे उस इन्वायरमेंट में ख़ुद को रिकवर महसूस करता है। और इतने अच्छे ढंग से उसको प्रेजेंट किया गया है कि वो जो देखेगा आदमी इम्प्रेस होगा कि नहीं, मुझे भी इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना चाहिए, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। बिल्कुल, शायद इसीलिए कहा जाता था कि फ़िल्में जो हैं उसमें 3 चीज़ें हमेशा प्रोमिनेंटली दिखाने की ज़रूरत होती थी। पहला कि एसिमिलेशन ऑफ ट्रेडिशंस, अपने ट्रेडिशंस को होल्ड करना, और सेटिंग न्यू पैटर्न्स। न्यू पैटर्न्स भी तो हम ऐसे ही सेट करते हैं, या जो पैटर्न्स चलते आ रहे होते हैं उसको हम फिर से इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, अगर किसी वजह से वो पैटर्न थोड़ा सा भी धूमिल हो गया है तो। आपने बात की अलग अलग रीजनल फिल्मों की बात की, आपने जिक्र किया कि कैसे सब जगह कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कुछ ना कुछ नेगेटिव्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें बिहार के मीडिया की, आप बिहार काफ़ी लंबे अरसे बाद आए हैं, आपने अलग अलग राज्य में रहे हैं, आप अलग अलग नामी इंस्टीट्यूट्स में आपने काम किए हैं, और साथ ही साथ आप भारत के बाहर भी आपने उन इंस्टीट्यूट्स का प्रतिनिधित्व किया है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आप बिहार आए, बिहार अगर हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो एक ऐसा राज्य है जहाँ अगर हम राजनीति के हिसाब से बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो उसके लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है, खबरों की बात करें तो उस लिहाज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है। लेकिन अगर हम मीडिया की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे मीडिया का प्रारूप आपने क्या देखा, क्या बदलाव होने चाहिए? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जितनी एनरिच्ड मीडिया होगी उतनी गंभीर बातें निकल कर सामने आएंगी। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, बिहार को मैं चूँकि यहीं पैदा हुआ, यहीं पला बढ़ा, वो बचपन से हमारे घर पे टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे उर्दू के पेपर आते थे और सर्चलाइट जैसे पेपर आते थे, तो हम लोग सुबह को इंतज़ार करते थे वेंडर का कि अब पेपर लेके आएगा। वहाँ से दिन की शुरुआत होती थी। मैं और मेरे पिताजी और घर के लोग पढ़ते थे उसको, और इतना सीरियसली पढ़ते थे कि नोटिंग भी हम बनाते जाते थे कि जो शब्द समझ में नहीं आया, वो मेरे पिताजी ने कह रखा था कि जो नहीं समझ में आया उसको नोट कर लिया करो। तो वो एक इन्फॉर्मेशन का ज़रिया था, हमारी तालीम का ज़रिया था, हमारे मोटिवेशन का ज़रिया था। उससे बहुत सी चीज़ें पता चलती थी जिससे हम लोग मोटिवेट होते थे। फिर हमने सुना कि वो सर्च लाइट, इंडियन एक्सप्रेस, आर्यावर्त, सर्च लाइट और वो इंडियन नेशन और आर्यावर्त जैसे पेपर बंद हो गए। उसको टेक ओवर कर लिया बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस ने। लेकिन उस पेपर में हम पाते थे कि उसका जो रिपोर्टर होता था, अगर नाला गंदा है दरभंगा में, वो खुद आगे आगे लीड कर रहा होता था और दूसरे दिन वही न्यूज़ छपती थी। और अभी के जो पेपर्स हैं, हो सकता है कि बॉम्बे का कॉरेस्पॉन्डेंट आके यहाँ बैठा हो। अब जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये कंट्रोल हो रहा है कलकत्ता से, तो नेचुरली उसकी प्रायोरिटी लिमिटेड स्पेस बिहार को दे रखा है। तो बिहार की बहुत सारी चीज़ें टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं आ रही हैं। तो ज़रूरत है इस बात की कि मीडिया का ग्रोथ हो बिहार में, और मीडिया की ग्रोथ से बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो कम्युनिकेशन प्रोसेस बढ़ जाएगा, जिसकी सख्त ज़रूरत है। और लोकल कम्युनिकेशन प्रोसेस, अभी जो फिक्की की रिपोर्ट है या दूसरे रिपोर्ट्स हैं, वो यही बता रहे हैं कि न्यूज़पेपर का रीजनलाइजेशन या लोकलाइजेशन हो रहा है। इसका मतलब कि लोकल लैंग्वेजेस में प्रोग्रेस हो रहा है न्यूज़पेपर, और आने वाले दिनों में भी प्रोग्रेस होता रहेगा। तो ज़रूरत है कि मैथिली में, भोजपुरी में, मगही में, उर्दू में, हिंदी में, इस सब में पेपर निकलें, ताकि लोग उसका टेस्ट भी लें, लोकल टेस्ट जिसे कहते हैं, और लोकल इश्यूज़ भी उसमें बढ़ चढ़ के आएँ।
इसीलिए कम्युनिटी मीडिया की बिहार में तो बहुत सख्त कमी है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का प्लान है कि हमें ग्रास रूट डेमोक्रेसी को बढ़ाना है, और वो कम्युनिटी मीडिया ही डेवलप कर पाएगी। जैसे कम्युनिटी रेडियो हैं, या लोकल न्यूज़पेपर है, या लोकल संवाद के दूसरे ज़रिए हैं, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप ग्रुप है। तो ये ग्रुप जब ऑर्गेनाइज वे में काम करेगा तो फिर कम्युनिकेशन प्रोसेस, मोटिवेशन प्रोसेस, जागरूकता सब कुछ बढ़ेगी। तो बिहार में इसकी सख्त ज़रूरत है। दूसरी ज़रूरत है फिल्म इंडस्ट्री बिहार में। हालांकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता है 700-800 करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे वो फिल्म नहीं जा पाई है। वो बहुत ही चीप इंटरटेनमेंट लेवल पे आके रुक जाता है। लेकिन फिल्मों से तो बहुत बड़ा काम लिया जा सकता है, और लिया भी गया है, पास में भी लिया गया है। जैसे गुरुदत्त की फिल्में, प्यासा या इस तरह की फिल्में जब आती थी तो पार्लियामेंट में डिबेट होता था उसमें, और उसको लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉ पास किया प्रोस्टिट्यूट्स पे, उसी सब फिल्मों को देखने के बाद। तो फिल्मों का बहुत बड़ा रोल है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। तो फिल्म इंडस्ट्री भी अगर यहाँ ग्रो करेगी, मुझे सुनने को ये मिला कि राजगीर में कोई फिल्म सिटी डेवलप हो रही है, और यहाँ पे एक फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी है। तो उनकी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्रियाशी जी, उनसे मेरी बात हुई तो वो उसको प्रोग्रेस करने पे काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि काम कर रही हैं, और उन्होंने अभी रिसेंटली हमें एक लेटर लिखा कि स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और फिल्म इंस्टीट्यूट तीनों मिल करके कोर्सेज रन करेंगे। तो इस सब ज़रिए से मुझे लगता है कि फिल्म एजुकेशन और फिल्म इंडस्ट्री को भी बढ़ा, क्योंकि अब वो सेलुलॉइड की ज़रूरत नहीं है जो महंगा हुआ करता था, उस कैमरा की ज़रूरत नहीं है जो ब्लिम कैमरा कहलाता था, रिफ्लेक्स का 5-5 करोड़ का। अब तो 1 लाख में डिजिटल कैमरास मिल रहे हैं, मोबाइल से फीचर फिल्म बन रहे हैं। बेशक। तो आसान हो गया है अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने आर्टिस्टिक वैल्यू को एक्सप्रेस करना, अपने कल्चरल नुआंसेस को एक्सप्रेस करना। अब जैसे मैं महाराष्ट्र में जब था तो डॉक्टर मोहन आगाशे और दूसरे लोग छोटी छोटी सी बातों को पब्लिसाइज करते थे। जैसे वड़ा पाव बड़ा मशहूर है महाराष्ट्र में एज ए स्नैक। तो एक छोटी सी क्लिपिंग उन्होंने बनाई थी जिसमें एक एल्डरली हस्बैंड वाइफ रात के 12 बजे एक दुकान पे पहुंचते हैं। वो उनका शादी का सालगिरह एनिवर्सरी होता है। वहाँ पहुँचते हैं, देखा कि दुकान बंद है, तो किसी राहगीर से पूछते हैं कि भाई ये दुकान बंद हो गई क्या? तो नहीं, बंद तो नहीं हुई है, उसने काम करना छोड़ दिया है। तो वो नॉक करते हैं दुकान को, वो मालिक बाहर आता है। उसने कहा कि हाँ मैंने दुकान अब छोड़ दिया, मेरा बच्चा इंग्लैंड में या अमेरिका रहता है, मैंने छोड़ दिया, लेकिन आप क्यों आए 12 बजे रात को? तो उसने कहा कि देखो, मेरी वाइफ ने जब मुझे प्रपोज़ किया था पहली बार, यहीं पे बड़ा पाव खा के प्रपोज़ किया था। अरे तब तो मैं बनाऊंगा। वो फिर से वो मशीन पीसता है और क्या करता है, स्टोव में आग लगाता है, बड़ा पाव बना के देता है, और 5-5 दोनों को गिफ्ट भी देता है कि आज आपका एनिवर्सरी है, आपके लिए गिफ्ट है। बड़ा खुश होता है वो। फिर घर जाते जाते वो 5 रास्ते में खा जाते हैं बड़ा पाव को। घर जाके कहते हैं अरे ये तो कुछ बचा ही नहीं, फिर बच्चों को क्या देंगे, चलो फिर चलते हैं। वाइफ कहती है नहीं अब कल सुबह को जाते हैं। वो ये दिखाना चाहते थे कि बड़ा पाव हमारी ज़िंदगी में, हमारे इमोशन में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। उसी तरह हमारे यहाँ बहुत सारे डिशेज हैं बिहार में। तो फिल्में जो है इन सब चीज़ों, अब कई फिल्मों में वो तमाशा जो आर्ट फॉर्म है डांस का, उसको इन लोगों ने अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया है कि वो इंटरनेशनल फिल्मों में अब उसके क्लिपिंग लिए जाने लगे हैं, उस आर्ट फॉर्म को लिया जाने लगे। हमारे यहाँ एक से एक आर्ट फॉर्म है, चाहे वो झिझिया हो, चाहे वो लोकल गीत हो, बहुत सारे, बारहमासा हो, बहुत सारी चीज़ें। तो वो कहते हैं ना कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो वो ज़रूरत है। अब जैसे प्रकाश झा अच्छे फिल्म मेकर हैं, लेकिन वो मोस्टली बॉम्बे में जाके काम करते हैं क्योंकि यहाँ पे वो इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई है। तो ज़रूरत है, हालांकि वो बिहार के ही सब्जेक्ट पे फिल्म बना रहे हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ के लोगों को काम मिले, यहाँ के आर्ट फॉर्म को बढ़ावा हो और यहाँ फिल्म इंडस्ट्री का ग्रोथ हो। और वो पॉसिबल है क्योंकि फिल्म मेकिंग आजकल बहुत आसान हो गया है। सिर्फ आपको उसकी जानकारी, टेक्निक जानने की ज़रूरत है, जो हमारे जैसा फिल्म स्कूल ऑफ जर्नलिज्म प्रोवाइड कर सकता है। हर साल
अगर हम बात करें पूरे भारत की तो हज़ारों मीडिया इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत नामचीन भी हैं और जो हैं बहुत छोटे भी हैं। हर साल लाखों बच्चे इन मीडिया इंस्टीट्यूट से बाहर आते हैं, अपना सुनहरा भविष्य सोचकर बाहर आते हैं। सबका प्लेसमेंट हो पाना किसी भी मीडिया हाउस में पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा और क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने हैं, किस दिशा में वो अपने करियर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अभी जो मीडिया एजुकेशन की हालत है इंडिया में वो कई लेवल पे है। कुछ तो अच्छी संस्थाएं हैं, जैसे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे है, सतीश रे फिल्म इंस्टीट्यूट कोलकाता है, अडियार फिल्म इंस्टीट्यूट चेन्नई है, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर जामिया मिलिया है, या हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मास कम्युनिकेशन सरोजनी नायडू मास कम्युनिकेशन सेंटर है, या पुणे यूनिवर्सिटी का मास कम्युनिकेशन सेंटर है। ये बहुत अच्छे इदारे हैं और इंडिया से बहुत बिल्कुल वो छन छन के लोग आते हैं वहाँ पे, जो बेस्ट टैलेंट है मीडिया का वहाँ पे आता है। लेकिन बाकी जो संस्थाएं हैं, अब जैसे बिहार का जो मीडिया एजुकेशन है सेंटर है कुछ, लेकिन उसका नेशनल लेवल नहीं है। देखिए, एक तो प्रॉब्लम यह है कि पूरे इंडिया का जो मीडिया एजुकेशन का लेवल है वो इंटरनेशनल लेवल का नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर में काम कर चुका हूँ, आईएमसी के साथ जुड़ा रहा हूँ, इग्नो मीडिया सेंटर के साथ जुड़ा रहा हूँ, फिल्म इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा रहा हूँ। वो स्टैंडर्ड अभी नहीं पहुँचा है और इसीलिए सिवाय फिल्म इंस्टीट्यूट के कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे नहीं आता। सिर्फ फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो वर्ल्ड के टॉप 10 फिल्म स्कूल में आता है, जो रेटिंग हुई है, लेकिन बाकी की कोई रेटिंग नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे। तो वो इस लायक समझते ही नहीं है। तो एक तो ज़रूरत है कि मीडिया एजुकेशन की क्वालिटी और बढ़ाई जाए, रिसर्च और किया जाए, इनोवेशन किया जाए, जो मीडिया में बहुत ज़रूरी है। दूसरे, जो डिफरेंट लेवल पे मीडिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। एक लेवल वो भी है कि जहाँ सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ाई करके निकाल दिया जाता है, तो स्टूडेंट उनको थ्योरीज तो पता होती हैं लेकिन हैंड्स ऑन बिल्कुल पता नहीं है। वो वैसी है कि पीएचडी ड्राइविंग पे कर लिया, जब उनको सीट पे बैठाया जाए तो ड्राइविंग नहीं कर पाएंगे। तो वो एक मसला है और इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं। फिर एक प्राइवेट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है जहाँ कमाने पे ज़्यादा ध्यान है, वो हेवी फीस रखे हुए हैं। अब जैसे बॉम्बे में कुछ फिल्म स्कूल्स हैं, 20-20 लाख रुपया सालाना ले रहा है और क्लेम करते हैं कि हम इंटरनेशनल एजुकेशन आपको दे रहे हैं। उसी तरह नोएडा में बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं, पुणे में है, हर जगह, जहाँ 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख एनुअल फीस ली जा रही है और रिटर्न में उतना नहीं मिल रहा है। तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब कुछ लोग पास कर लेते हैं, फिर बाकी चीज़ें ऑन जॉब सीखते हैं क्योंकि वहाँ उनको उतना इनपुट मिलता नहीं है। तो ऐसी हालत में जॉब कई तरह के लोग आते हैं जब वो पढ़ाई करते हैं। जैसे फिल्म इंस्टीट्यूट या जामिया का मेरा तजुर्बा है, बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो प्रोफेशनल बनने के लिए नहीं आते हैं। उनको शौक़ है वीडियो बनाने का, क्रिएटिविटी का, उनको शौक़ है स्क्रिप्ट लिखने का, उनको शौक़ है फोटोग्राफी करने का, शौक़, हॉबी। वो साइंटिस्ट हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, कर्नल हैं, ऐसे लोग आते हैं। वो हर साल कुछ ना कुछ 2-4 लोग ऐसे आ जाते हैं फिल्म इंस्टीट्यूट में भी और एमसीआरसी में कि साहब मैं ये करूँगा, और करते हैं। पास करने के बाद, जैसे हमने जब फिल्म इंस्टीट्यूट में थे तो महाराष्ट्र के सारे पुलिस के बहुत बड़ी तादाद में ट्रेनिंग दी थी वीडियो की। जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस को बहुत बड़ी तादाद में ट्रेनिंग दी थी क्योंकि हर थाने में वीडियो और स्टिल कैमरा दिया गया था। तो वो भी एक पर्पज़ था। फिर वो साइंटिस्ट और ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे CSIR है या डिफेंस रिसर्च है, वहाँ से भी लोग आते हैं क्योंकि उनको साइंटिफिक रिसर्च में उस इल्म की ज़रूरत पड़ती है, फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की। दे वांट टू रिकॉर्ड देयर रिसर्च थिंग्स। तो उस तरह के लोग भी आते हैं। फिर फिल्म इंडस्ट्री से भी 10 साल, 15 साल, 20 साल एक्सपीरियंस लेकर के लोग आते हैं क्योंकि उनको सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। उससे उनका प्रॉस्पेक्ट्स इंडस्ट्री में बढ़ता है और ख़ुद को डिग्निफाइड महसूस करते हैं। कि जैसे सईद मिर्ज़ा 40 साल की उम्र में आए थे FTI में कोर्स करने, तब तक वो कितने फीचर फिल्म और सैकड़ों बड़े बड़े एडवर्टीज़मेंट बना चुके थे। तो ऐसे लोग भी आते हैं। लेकिन ये बात सही है कि उसमें काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो रोज़गार के लिए आते हैं, और रोज़गार के लिए उन लोगों को ये देखना होगा कि हमेशा जॉब पे डिपेंड,
मतलब कोई हमें जॉब प्रोवाइड कर दे, नहीं। ये फील्ड ऐसा है, ये फ्रीलांस के लिए बेहतरीन फील्ड है। आप पास कीजिए, आप अपना फोटोग्राफी का स्टूडियो खोलिए, आप अपना प्रोडक्शन हाउस खोलिए, आप अपना सोशल मीडिया चलाइए, आप अपना कम्युनिटी रेडियो चलाइए, आप अपना मैगज़ीन पब्लिश कीजिए, फिर देखिए क्या आपकी चर्चा होती है। बिल्कुल, मतलब फ्रीलांस के का जो है दरवाज़ा, अगर आप यहाँ से अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, अच्छी तालीम लेकर के निकलते हैं, तो आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जहाँ आपका जो हिडन टैलेंट है या अपनी बात रखने की जो आपकी कला है, उसको आप बहुत सुंदर से लोगों के बीच फ़ोटोज़ के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए या अपनी लिखने के ज़रिए या बोल कर भी आप रख सकते हैं। मैंने इसीलिए एक पेपर रखा है, अभी जो मास्टर डिग्री स्कूल ऑफ जर्नलिज्म आर्यभट्ट में चल रहा है, मीडिया मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्या बात ताकि है। हमारे स्टूडेंट डिपेंडेंट न रहें कि जॉब मिले तो हम जाएं, वो अपना खुद स्टार्ट का कुछ स्टार्ट कर और सकते हैं। फिल्म इंस्टीट्यूट में पुणे में और यहाँ MCRC में हम देखते हैं स्टूडेंट की टेंडेंसी होती है दे डोंट गो फॉर जॉब। हाँ, अपना खुद का कुछ स्टार्टअप करें। ये शौनक जिसको अभी वेनिस फिल्म फेस्टिवल अपना किया उसने। बिल्कुल, अपना कुछ नया करने से आप एक ट्रेंड सेटर बनते हैं और लोग आपको जानते भी हैं। बहरहाल, इतनी जानकारीप्रद बातचीत के लिए, इतनी खूबसूरत बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और बहुत ही ऐसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पर हम सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका भी। तो ये थे हमारे आज के मेहमान इफ्तिकार अहमद जी, जिन्होंने हमें बताया कि ये जो फिल्मों की दुनिया होती है, अखबारों की दुनिया होती है या जो जनसंचार है, वो कितना खूबसूरत है अगर आप सही तरीके से इसमें आगे बढ़ते हैं और कितना कुछ हासिल कर लोग इसमें कितना कुछ कमा भी सकते हैं, यानी जीवन में नाम कमा सकते हैं। तो आज का ये जो कार्यक्रम है बिहार बिहान अपने आखिरी पड़ाव पे आ चुका है, तो फटाफट से आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8000001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।